गुड आफ्टरनून सबको, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए हमको जियोग्राफी पढ़ाना है, उसमें जो भारत की नदियों जो हमारा टॉपिक है, तो भारत की नदियाँ देखिए अगर आप जीएस का कोई भी है, अगर आप तैयार कर रहे हैं जीएस में, तो जीएस में सबसे पहले आपको मान लीजिए कि ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी अगर नहीं देखेंगे तो हमको वो एरिया पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे क्या। अगर हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में भी आपको जगह पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है, उस हिसाब से आप हिस्ट्री को भी कवर कर सकते हैं। और बात रही कि अगर आप जीएस को तैयार करना चाहिए, देखिए जो भी होता है एक नंबर होता है कि आप उस हिसाब से चलें। यदि आप उस हिसाब से नहीं चलिएगा तो आप पहले ही लगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम, तो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी, इसीलिए ज्योग्राफी। और देखिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उस हिसाब से जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोग देखे होंगे, सिलेबस में जैसे मान लीजिए कि था जो भी है राष्ट्रीय उद्यान है और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नदियां हैं और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है जिसको पढ़ना बहुत ही क्या है जरूरी है। उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो भारत की नदियां, देखिए सबसे पहले नदियों को पढ़ने के बारे में हम ये जानेंगे कि नदियां भारत में है किस प्रकार की। तो हम अपनी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से जो नदियां होती हैं नदियों को हम दो भागों में बांटे हैं, वो भी भारत की नदियों को। पहला भाग क्या हो जाएगा कि हिमालयी नदियां, पहला है हिमालयी और दूसरा क्या हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय, देखिए हिमालयी नदियां कहने से तात्पर्य है कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, कि मतलब हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, हिमालयी नदी कहने का ये मतलब है। और प्रायद्वीपीय नदी का मतलब देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रायद्वीप कहेंगे किसे। प्रायद्वीप वो भाग होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा छोटा भाग या फिर त्रिभुजाकार भाग, जैसे तीन तरफ से क्या हो पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा, उसे क्या कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे। प्रायद्वीप कहने से मतलब है कि ऐसा स्थल भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा, उसे क्या कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे। और देखिए यहीं पे एक शब्द होता है द्वीप, द्वीप होता है, तो द्वीप क्या होगा ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से क्या हो पानी से घिरा हो, ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से क्या हो पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे द्वीप कहेंगे। और जैसे मान लीजिए कि द्वीप कहने से मतलब ये है कि छोटा भाग हो, द्वीप का ही बड़ा भाग क्या होता है महाद्वीप होता है। महाद्वीप क्या कहेंगे, यही स्थल भाग क्या हो जाए बड़ा हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे हम महाद्वीप कहेंगे। अब देखिए जैसे हम द्वीप को समझे महाद्वीप को समझे, द्वीप क्या होता है वो द्वीप प्रायद्वीप से छोटा, एक छोटा भाग हो जो चार तरफ पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे उसे हम द्वीप कहेंगे। और ऐसा स्थल भाग जो आकार में बड़ा हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे महाद्वीप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नदियों को देख लिए, समझ में आया कि द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप। और देखेंगे प्रायद्वीप भारत कहने से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, भारत का नीचे का भाग ऐसा ही है ना, इधर क्या है महाराष्ट्र से लेकर के पूरा इधर पश्चिम बंगाल तक, तो इधर क्या कहते हैं इसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और इसमें जितनी नदियां बहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले हम नदियों को कितने भागों में बांटे, भारत की नदियों को दो भागों में बांटे, पहली नदी क्या हो जाएगी हिमालयी नदी और दूसरी नदी क्या हो जाएगी प्रायद्वीपीय नदी। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदी के भी क्या होते हैं दो भाग होते हैं। सबसे पहले देखिए जो नदियां हैं ये क्या है भारत की नदी को दो भागों में बांटा गया, वो भी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हाँ वो बट के आई हैं, ऐसा नहीं है, क्या है पढ़ने की सुविधा के हिसाब से उनको क्या किया गया है बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या हो जाएंगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागरीय नदियां, और दूसरा क्या हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी, और वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो अरब सागरी नदियां कहलाएंगी। आपको पता होगा जैसे मान लीजिए कि हम भारत को बना दें, भारत किधर है ना, इधर कौन सा, इधर अरब सागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो जो इधर नदियां गिरेंगी उनको क्या कहेंगे अरब सागरीय नदियां, और जो नदियां उधर गिरेंगी उन्हें क्या कहेंगे बंगाल की खाड़ी वाली नदी कहेंगे।
यहाँ पे देखिए भारत की नदी को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या हो गई हिमालयी नदियां, दूसरी क्या हो गई प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखिए जो अरब सागरी नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं, तो अरब सागरी नदियों में कुछ महत्वपूर्ण आती, जैसे मान लीजिए क्या हो गया नर्मदा हो जाएगी, नर्मदा के बाद हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाएगी, ताप्ती के बाद हो जाएगी माही नदी हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी पेरियार नदी हो जाएगी, पेरियार नदी, भरतपुजा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हो जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगी महानदी, महानदी के बाद हो जाएगी गोदावरी, गोदावरी के बाद हो जाएगी क्या कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। देखिए बहुत सारी नदियां हैं, अगर हम नदियों को ही पढ़ेंगे तो बहुत सारी नदियां भारत में भी है, लेकिन हमको ऐसी नदियों को पढ़ना है जो क्या हो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो, जहां से क्वेश्चन बनते हो। ऐसा नहीं कि हम सारी नदियों को पढ़ ले, अगर हम नदियों को ही पढ़ने लग जाएंगे तो जो हमारा अदर टॉपिक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान और जितने भी परियोजनाएं वो सब क्या होंगे छूट जाएंगे। तो इसीलिए जितने जितने क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नदियां, उनके बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया कि पहले नदियों के क्या हो गए दो पार्ट हो गए, पहला क्या हो गया प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, दूसरा क्या हो जाएगी हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां कहने से तात्पर्य है कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो क्या हो जाएंगी हिमालयी नदियां हो जाएंगी, और प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीप से। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ने के हिसाब से इनको दो भागों में क्या किया गया है डिवाइड कर दिया गया। अब प्रायद्वीपीय नदियों के दो पार्ट है, एक क्या है अरब सागरीय है, दूसरी क्या है बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां होती हैं उन्हें अरब सागरी नदियां कहते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कहा जाता है। अब देखिए एक एक नदी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। अब हिमालयी नदियों में तीन तंत्र होते हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। अब देखिए नदियां थी, नदियों को हम क्या किए कृष्णा के बस ऊपर ही करें, चलिए ठीक है यहाँ पे कावेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियों को पढ़ने के हिसाब से तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि गंगा नदी, दूसरा सिंधु नदी तंत्र, तीसरा क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में होंगे, पहला क्या हो जाएगा अरब सागरी नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब देखिए हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, अगर जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र में हम देखेंगे सबसे पहले हम भारत का मैप बना लें। यहाँ पे आपका हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल और इधर हो जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल। इधर देखिए 30% हिस्सा भारत के यानी जम्मू कश्मीर का कौन कब्जा कर लिया है पाकिस्तान कब्जा कर लिया। इस लाइन का इसे कहते हैं POK, और इधर क्या है COK लाइन ऑफ, इसको कहेंगे LOC, और यहाँ पे है LOA। LOA और LOC क्या है जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन और जो इधर है कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर, इनको अलग भारत और POK को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और इधर क्या हो जाएगी अक्साई चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर है, पहले एक बार मैप बना लें, मैप बनाने के बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे हो जाएगा पंजाब,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, J&K इधर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ये देखिए पढ़ने की अभी सुविधा के हिसाब से हमें पहले मैप बना दे रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। अब देखिए जो नदियां निकलती हैं, सबसे पहले इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो चीन में है, चीन में, यहाँ तिब्बत में। लेकिन तिब्बत में कब्जा कौन कर लिया था, तो चीन कर लिया। कब, 1959 में, 1959 में चीन कब्जा कर लिया किस पे, तिब्बत पे। इस कारण तिब्बत किसका हिस्सा हो गया है, वो चीन का हिस्सा हो गया है। यहीं पे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील के पास क्या है, एक मानसरोवर झील के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से बोखरचू हिमनद से निकलती कौन सी नदी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ लद्दाख से होते हुए पीओके में प्रवेश करती है। देखिए जो पीओके है ये पूरा इधर का कश्मीर लेते हुए इधर है, तो पीओके में प्रवेश करके यहाँ आती है और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ, अरब सागर में। अरब सागर में कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो चीन के कैलाश पर्वत से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके ये कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, अरब सागर। ये अरब सागर पाकिस्तान होते हुए जाती है, पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए यहाँ पे जो क्या है, ये नदी है, कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ, तिब्बत में है। लेकिन तिब्बत को कब्जा कौन कर लिया, चीन कर लिया। कब, 1959 तिब्बत चीन इसको कब्जा कर लिया। इसके बाद देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। ये लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद देखिए ये जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी का जल विवाद हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी के बाद देखिए इसमें क्या हुआ, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें यह कहा गया कि जो भारत है वो सिंधु के पानी को 20% ऑब्जर्व करेगा, यानी 20% ग्रहण कौन करेगा, भारत करेगा। और 80% कौन करेगा, 20% भारत करेगा और जो 80% है 80% पाकिस्तान करेगा। इसी को क्या कहा गया, सिंधु जल समझौता कहा गया। यदि आपसे पूछे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। देखिए सिंधु नदी चीन के कैलाश पर्वत से होते हुए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके भारत में प्रवेश करती है और भारत के लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है। अब देखिए ये तो पहली नदी हो गई। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र, जैसा कि हम नाम बताया कि सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु क्या है, जितनी सिंधु नदी तंत्र में सिंधु सबसे प्रमुख है। अब देखिए जो इनका आप तो समझ में आएगा कि जम्मू और कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये पंजाब है। अब देखिए इसी जम्मू कश्मीर से निकलती कौन सी नदी, झेलम नदी, झेलम नदी। देखिए जो झेलम नदी है ये निकलती कहां से है, कोई बताएगा। झेलम नदी जो है वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती, कहां से, शेषनाग झील से निकलती है और ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में निकलती है और ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हुए, देखिए जैसे यहाँ पे झेलम जो नदी है, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलते हुए ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और ये कहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आती है अरब सागर में। तो अभी ये मिलेगी नहीं, इसकी सहायक भी नदियां होंगी। अब देखिए जो यहाँ पे एक है बड़ा लाचा दर्रा, जैसे हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा पाया जाता है। पहला क्या, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो इसी बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है कौन सी नदी, तो हो जाती है चिनाब नदी। देखिए चिनाब नदी जो होती है ना, 2 नदियों से मिलकर के बनी होती है, चंद्रा और
भागा से। लेकिन वहां पे देखिए बहुत डीप नहीं जाइएगा, अगर बहुत डीप जाइएगा तो आपको एक ही सब्जेक्ट को फोकस करिएगा तो सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी, यहाँ पे चिनाब है और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, झेलम। चिनाब नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ तक आती है और यहाँ पे इससे झेलम नदी से मिल जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि झेलम नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है तो किस में जाती है, वो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाब नदी निकलती है बड़ा लाचा दर्रा से। कहाँ से, बड़ा लाचा दर्रा। दर्रा क्या होता है, देखिए जिनको दर्रा नहीं समझ में आ रहा है कि दर्रा क्या होता है तो समझ लीजिए, दो पहाड़ों को काट करके बनाए गए पतले रास्ते को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। और देखिए जहां पे पहाड़ रहेगा वहीं पे दर्रा रहेगा, अगर पहाड़ ही नहीं रहेगा तो क्या दर्रा कहाँ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा से क्या निकलता है, चिनाब नदी आती है और इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, झेलम नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद देखिए यहीं पे है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है, रावी नदी। और ये रावी नदी आकर के मिल जाती किसमें, रावी नदी मिल जाती है चिनाब नदी में। फिर यहीं से अब देखिए जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है यानी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास है ये क्या ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है, राकस ताल। क्या है, राकस ताल। राकस ताल से क्या निकलती है, कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी राकस ताल से निकलती है और रोहतांग दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि जो सतलज नदी है किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो वो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, वो रोहतांग दर्रे से होकर के, सिपकीले दर्रे से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, पहला क्या है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा, जिसका हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे RBC, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है चिनाब नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी और सिपकिले दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी नदी है, राकस ताल से। अगर आपसे पूछे सतलज नदी कहाँ से निकलती है तो कहाँ, मानसरोवर झील के एक राकस ताल जगह है, वहां से क्या होती है, निकलती है। राकस ताल से सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी रोहतांग दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद वो पंजाब होते हुए, इसके बाद फिर मिल जाती है वो किस नदी में, चिनाब नदी में मिल जाती है। अब देखिए ये पंजाब है। यदि आपसे पूछे कि जो कौन सी नदी है, सतलज नदी है, भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है और पंजाब में आती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है। अब ये जब पंजाब से होते हुए जाती है तो यहीं से यानी रोहतांग दर्रे से ही कौन सी नदी निकलती है, एक व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी आती है और पंजाब में हरिके बैराज नामक स्थान पे क्या होती है, मिल जाती है। हरिके बैराज ये कौन सा, देखिए बैराज क्या होता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बैराज क्या होता है। बांध और बैराज दो अलग अलग चीज होते हैं। बांध क्या होता है, पानी को रोकने के लिए एक मतलब एक रुकावट बना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बांध होता है। लेकिन बैराज क्या होता है कि पानी को कई दिशाओं में मोड़ देना, क्या कहलाता है, वो बैराज कहलाता है। यहाँ पे देखिए राकस ताल से होते हुए कौन सी नदी निकलती है, सतलज। तो यहाँ पे हो जाएगी सतलज। सतलज के बाद हो जाएगी यहाँ पे रावी, रावी के बाद हो जाएगी व्यास। रावी, सतलज, व्यास, क्या है, झेलम और चिनाब हो जाएगी। अभी कितनी नदियां हो गई, 5 नदी हो गई। यदि पूछा जाए कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सिंधु की सहायक नदियों में सिंधु की सहायक नदियों में कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। यदि आपसे पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी, क्योंकि देखिए जो चिनाब नदी में सारी नदियां आके मिल जा रही हैं, कौन कौन सी, इसी में सतलज भी मिल रही है, व्यास भी मिल रही है और रावी और चिनाब भी मिल रही है। झेलम में, कहाँ पे, झेलम में। अब देखिए जब सारी नदियां मिल जाती हैं, जब सारी नदियां मिल, देखिए 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हो गया ना। जो सारी नदियां मिल, इसको क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। इसको पंचनद कहा जाता है। क्या, पंचनद। अब देखिए जो पंचनद है ना, ये सिंधु नदी में, यदि आपसे पूछे कि सिंधु नदी में 5 नदियां कहाँ आके मिलती हैं, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहाँ पे,
पाकिस्तान के मिठानकोट में। देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए कि ये पांचों नदियां जो सिंधु की क्या है, सहायक नदियां हैं, ये पांचों नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में आके मिल जाती हैं। आपसे यदि पूछे कि जो पांचों नदियां हैं, जैसे मान लीजिए कि रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब, ये पांचों नदियां कहाँ पे आके मिलती हैं, तो ये सिंधु नदी में पाकिस्तान के मिठानकोट। देखिए पाकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम क्या है, मिठानकोट, वहीं पे आके पांचों नदियां मिल जाती हैं। देखिए पंजाब को पंजाब क्यों कहा था, क्योंकि 5 नदियों से मिलकर के बना। लेकिन क्या वर्तमान पंजाब में 5 नदियां हैं, तो नहीं है, ये पहले थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सन 1947 में, तो क्या हुआ, कुछ पूरा पाकिस्तान रहा होगा ना, तो सारी नदियां बहती रही होंगी। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बस 3 ही नदियां इससे बच जाती हैं। कौन कौन, रावी, व्यास और सतलज नदी। अब देखिए ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे देखिए कि मिठानकोट से अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां आकर के मिलती हैं। 5 नदियों में कौन कौन सी हैं, एक जैसे जहां भी आप लोग हैं, आप लोग एक बार क्या करिएगा, दोहराने की कोशिश करिएगा। तो सिंधु नदी में 5 नदियां मिलती, कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये पांचों नदियां आकर के कहाँ मिलती हैं, तो सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं। और सिंधु नदी में मिलती है मिठानकोट एक जगह, वहां पे मिल जाती हैं और ये सारी नदियां क्या होती है, एक होकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। अब इसके बाद देखिए सिंधु नदी तंत्र का ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। देखिए एक नदी का ये क्या था, पूरे तंत्र था। तंत्र किसको कहते हैं या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, जिन जिन क्षेत्रों से होकर के क्या होती है, नदियां प्रवाहित होती है, उसे ही कहा जाता है तंत्र। ये क्लास कहाँ चल रही है, बिलरियागंज में चल रही है। ये यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र का हो गया। सिंधु नदी तंत्र में अगर हम बात करें कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे से, और जो सतलज नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो राकसताल मानसरोवर झील के पास से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग से निकलती है। और झेलम नदी जो होती है कहाँ जाकर के मिल जाती है, किसमें, तो वो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर यानी सीमा बनाती है, तो वो हो जाएगी कौन सी नदी, झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ पे शेषनाग झील है, तो जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील से निकल करके बनाती है, इसके बाद ये मिल जाती है चिनाब नदी में। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। देखिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र में हम आपको बताएं कि जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियों को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या हो जाएगी, हिमालयी नदियां, और दूसरा हो जाएगी प्रायद्वीपीय नदियां। जो हिमालयी नदियां हैं उनको क्या किया गया, 3 तत्व में विभाजित किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगी प्रायद्वीपीय नदियों में, पहला है अरब सागर में गिरने वाली, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम ये पढ़ें कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की सहायक नदियां कितनी हैं, तो 5 हैं। सिंधु निकलती कहाँ से है, तो मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, या देखिए बोखरचू ग्लेशियर भी वहीं पे है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती हैं और लद्दाख यानी भारत में प्रवेश करती हैं और पीओके में पहुंच जाती हैं। पीओके क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके में पहुंचती है। इसके बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में। अच्छा ये बताइए कि जो सिंधु नदी है क्या भारत में मैदान बनाएगी, अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं।
गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो गंगा नदी जो है कहाँ से उसका उद्गम स्थल है गंगा नदी का। तो जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल, देखिए यदि आप छोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको गंगोत्री लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लिखना है तो आपको ये जानना पड़ेगा गंगा नदी बनती कैसी है। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी, गंगा नदी 5 प्रयाग सुने होंगे कि 5 प्रयाग, जैसे मान लीजिए पहला क्या है, पहला है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, जैसे 5 प्रयाग होते हैं ना। पहला क्या होता है, पहले होगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद होगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद क्या हो जाएगा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद आता है देव प्रयाग। ये क्या हो गए 5 प्रयाग हो गए। प्रयाग मतलब क्या होता है, जहां पे संगम स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। तो पहला प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग से यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी किस प्रयाग से निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी निकलती है मतलब देव प्रयाग से गंगा नदी बनती है। सबसे पहला प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग। बहुत अच्छा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। आगे यहाँ पे देखिए देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है। अब यहाँ पे गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, गंगा नदी देखेंगे। ये तो क्या 5 प्रयाग हो गए। अब देखिए 5 प्रयाग का एक एक डिटेल करना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी निकलती है यहाँ पे क्या है उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हो जाती कौन सी, हुगली नदी हो जाती है, और दूसरा कौन सी हो जाएगी, जो मुख्य नदी होती है इसको भागीरथी कह देते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी है, गंगा नदी, यहाँ पे गंगा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा कितने राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो गंगा 5 राज्य से होकर प्रभावित होती है। पहला क्या हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यदि आपसे ये पूछे कि गंगा का सर्वाधिक जो अपवाह यानी प्रवाह है वो किस राज्य में है, तो गंगा का सर्वाधिक, इसके बाद देखेंगे हम 1960 में हुआ था, आप लोग देख लीजिए 1960 में हुआ था। आप भीम भर से पढ़ा रही हैं क्या, देखिए यहाँ पे 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। गंगा नदी की अगर बात करेंगे सबसे अधिक प्रवाहित कहाँ होती है, तो सबसे अधिक प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक उनका लंबा क्या है क्षेत्र होता है। आपसे पूछे कि सबसे कम कहाँ पे होती है, तो झारखंड में, बस वही साहिबगंज से होकर के थोड़ा सा मुड़ जाती, उतना ही क्या होता है क्षेत्र उसका झारखंड में होता है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड से निकलती है पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये आती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में वो क्या होती है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक नदी हो जाती है क्या, हुगली नदी हो जाती है, हुगली, ये हुगली हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी, इसको क्या कहेंगे भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। फिर ये जाकर के कहाँ जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पे देखिए गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या गंगोत्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो गंगा नदी है आपसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, इसके बाद बिहार का पूरा क्षेत्र है, फिर झारखंड का हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला क्या होता है हुगली नदी, दूसरा क्या हो जाता है भागीरथी। देखिए
जो गंगा नदी है वो दो नदियों के मिलने से बनती है। पहली नदी कौन सी आएगी, अलकनंदा, और दूसरी भागीरथी। देखिए अलकनंदा और जब भागीरथी मिलती है किस प्रयाग पे, देवप्रयाग से, वहीं से गंगा नदी निर्माण होती है। तो यदि जहां पहले से निकलती भागीरथी वही बाद में भी आके हो जाती है, क्या नाम इसका, भागीरथी, इसका नाम बाद में भी हो जाता है। यदि आपसे पूछे गंगा का प्रवाही सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखिए जो गंगा नदी हो गया, अब गंगा नदी की सहायक नदी। देखिए सहायक नदी से मतलब क्या होता है और मुख्य नदी से मतलब क्या होता है। सहायक नदी ऐसी होती है, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर किसकी लंबाई है, गंगा की लंबाई है। अब यहाँ पे देखिए जो लोग पूछ रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र क्या है, तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लें कि सिंधु नदी तंत्र है क्या। इसको हम बता चुके थे। सिंधु नदी तंत्र क्या है, तंत्र का मतलब क्या, जितनी भी नदियां होती हैं अगर मुख्य नदी में आकर के मिल जाए, उन्हीं का भाग हो जाए, तो क्या हो जाता है, वो एक तंत्र बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि वृक्ष है, जो मुख्य होता है उसकी क्या होती है, वो वृक्ष है, लेकिन कई उससे शाखाएं निकली होती है, उसे क्या कह देंगे हम, तंत्र कह देते हैं। अब अगला यहाँ पे देखिए कि गंगा की लंबाई, सबसे अच्छी बात है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी, 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे पवित्र गंगा है। देखिए गंगा को स्वच्छ करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाई गई, जैसे नमामि गंगे 2015 में लाई गई, और इसमें पाई जाने जो डॉल्फिन मछली है उसको भी मतलब एक राष्ट्रीय मछली का दर्जा दिया गया। जो गंगा नदी है, गंगा नदी को एक कानून पास किया गया जिसमें उसको एक सजीव की तरह व्यवहार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्राणी का जैसे मौलिक अधिकार है, जितने भी उसके अधिकार हैं वो ले सकती है, उसी प्रकार से गंगा का भी एक का अधिकार बन चुका है। जैसे उसे स्वच्छता का अधिकार है, उसे आप गंदा नहीं कर सकते। यदि आपसे पूछे नमामि गंगे विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0, विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0, देखिए सर जी स्टैटिक का क्लास चला के गए हैं, उसमें आप पूछिए। यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई बात नहीं, बताते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आपका जो लेके आया गया है कि हमको नदियां पढ़ानी है, तो नदियों को क्या है, बड़ा उद्यमिता 2.0। आगे यहाँ पे देखिए कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर हो गई। सबसे अधिक कहाँ पे इसका क्षेत्र है, सबसे अधिक कहाँ बहती है, तो सबसे अधिक ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ बहती है, तो ये झारखंड में। कहाँ हो जाएगी, झारखंड में। इसके बाद देखिए जैसे ये पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। पहला शाखा हो जाती है उसका कौन सी नदी, तो हुगली नदी। देखिए आपसे पूछेगा कलकत्ता किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपके जो सिलेबस है जीडी का उसमें पूछा है, देखा सिलेबस कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है वो, दूसरा क्या है कि जो भी परियोजनाएं हैं वो हैं, नदियां हैं। इसके बाद कौन कौन सी नदी पे कौन कौन से क्या है मतलब क्षेत्र बसे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हुगली नदी है, हुगली नदी यहाँ पे कलकत्ता है, कलकत्ता हुगली नदी किनारे स्थित है। इसी पर एक ब्रिज बनाया गया है जो हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज का पुराना नाम था रविंद्र सेतु ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो क्या है कि इसका उद्घाटन नहीं किया गया, क्योंकि 1942 ईस्वी में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका क्या नहीं हो पाया, उद्घाटन नहीं हो पाया। तो यदि आपसे पूछे कि पूरे विश्व का ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो कौन सा जगह, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है, तो कलकत्ता में। इसका पुराना नाम क्या है, रविंद्र सेतु है। अब यहाँ पे गंगा नदी। अब गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, देखिए गंगा नदी की सहायक, यदि आपसे ये पूछे कि गंगा किन किन देशों से पानी प्राप्त करती है, तो पहला आ जाएगा नेपाल से, दूसरा बांग्लादेश से, तीसरा क्या है भारत से, चौथा क्या है चीन से, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि यही बंदर पूछे क्या है, जगह है मानी पर्वत श्रृंखला। देखिए पर्वत और पर्वत श्रृंखला में क्या होता है, डिफरेंट होता है कि पर्वत क्या है, 1 अगस्त 2020 को उद्यमिता कार्यक्रम शुरू हुआ था। हाँ सही है। यहाँ पे देखिए आप देखिए यमुनोत्री, यमुनोत्री। हम आपसे कहना कि पर्वत क्या होती है और पर्वत श्रृंखला क्या होती है। तो अगर एक ही पर्वत है, देखिए पर्वत जो होता है ना, कई उसके भाग होते हैं, या कई एक ही नहीं होता है। पर्वत एक ही जहाँ जो खड़ा है, अगर एक ही है तो वो क्या है, पर्वत है। लेकिन यदि पर्वत के कई सारे भाग हो जाएंगे,
ये क्या हो जाएगी, पूरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। क्या, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। अब पर्वत की चोटी कैसे बन जाती है, देखिए इतने सारे पर्वत है ना, यदि इन्हीं पर्वत में से ऐसा पर्वत जो ऊंचा उठ गया है, उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम चोटी कहते हैं। तो पर्वत की चोटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, चोटी हो जाएगी, पर्वत की चोटी। देखिए पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे ऊंचा होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, चोटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, बताएंगे कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है। वैसे आप सुन लीजिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो अभी आएंगे उधर। जमुना तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए यदि हम पर्वत श्रृंखला और पर्वत की बात करें तो यदि एक पर्वत है तो वो क्या, पर्वत कहलाएगा, लेकिन यदि कई सारे पर्वत हैं तो वो क्या हो जाएगी, पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और यदि उन्हीं पर्वतों में कोई पर्वत की हाइट क्या हो गई है, यानी ऊंचाई उसकी ज्यादा ऊपर हो गई, उसको क्या कह देंगे, चोटी कह देंगे। यदि बात करें हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की तो क्या हो जाएगी, काराकोरम हो जाएगी। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि वो भारत में स्थित नहीं है। वो कहाँ पे स्थित है, तो वो लद्दाख के काराकोरम यानी पीओके में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, पीओके इधर था ना, पीओके में स्थित है कौन, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसी काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू है। अब देखिए जो केटू है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि वो भारत में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है वो, पीओके में, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान 1948 में 30% हिस्सा क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए चोटी समझ में आया, पर्वत श्रृंखला क्या होगा, यदि एक ये है तो ये क्या हो जाएगा, पर्वत। यदि कई सारे पर्वत हैं उनको पर्वत श्रृंखला कह देंगे। यदि उन्हीं पर्वतों में एक पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक है तो उसको क्या कह देंगे, पर्वत की चोटी कह देंगे। अब देखिए बंदरपूछ हम पर्वत श्रृंखला बोले ना, कि अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ ग्लेशियर से, बंदरपूछ ग्लेशियर की यमुनोत्री से निकलती कौन सी नदी, यमुना नदी। और ये यमुना नदी भी उत्तराखंड में ही से निकलती है, जहां से गंगा नदी निकलती है उसी के मतलब बगल में क्या, यमुनोत्री है। और ये यमुना नदी निकलती है यहाँ से और उत्तर प्रदेश में आके, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के मिल जाती है कौन सी नदी, यमुना नदी। यदि बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, इसको आप लोग बताइए। देखिए यदि बात करें हम यमुना की, तो यमुना जो है उत्तर प्रदेश और इधर कौन सा पड़ेगा, इधर हरियाणा होगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा कौन सी नदी करती है, तो यमुना नदी करती है। कौन सी नदी, यमुना। यमुना नदी निकलती कहाँ है, यमुनोत्री से। बंदरपूछ पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जो क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में क्या करती है, सीमा साझा करती है। और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के मिल जाती, किस नदी में, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और देखिए जो यमुना नदी है, यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, केन, बेतवा, मतलब चंबल है, ये सब क्या यमुना की सहायक नदी है। यदि आपसे पूछे कि दिल्ली किस नदी पे स्थित है, तो वो किस नदी पे, यमुना नदी पे है। यहाँ पे गंगा के बारे, अब इधर आते हैं कि बांग्लादेश में गंगा के बारे में बात करते हैं। देखिए जो गंगा नदी है जब वो पश्चिम बंगाल में आती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये कौन सी हो जाएगी, हुगली नदी हो जाएगी, हुगली। और यहाँ पे दूसरी जाती है भागीरथी, कौन सी, भागीरथी। ये भागीरथी नदी जो है ना बांग्लादेश में पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश। जब ये भागीरथी, अगर आपसे पूछे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला क्या होता है, हुगली, दूसरा भागीरथी। और ये भागीरथी जो होती है, भागीरथी बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। क्या, पद्मा, इसको पद्मा कहते हैं। आपसे ये पूछे कि जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसी हुगली क्या है, वो गंगा नदी का क्या एक भाग है। अब आगे देखिए, इसमें हम ये मानते हैं कि जो पद्मा नदी है, पद्मा को ही आगे देखिए, पद्मा नदी में ही आकर के कौन सी नदी मिलती है, जमुना नदी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए पूरे भारत का एक बार मैप बना लीजिए, कि पूरे भारत का बना के देखा जाए। अब यहाँ पहला देखिए गंगा,
जो गंगा है, पंच प्रयाग आप जानते होंगे क्या है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। इसी देव प्रयाग से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। पहला क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल। यदि आपसे पूछे कि गंगा नदी सर्वाधिक किस राज्य से होकर के प्रवाहित होती है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और किस राज्य से सबसे कम जाती है, तो वो हो जाएगा झारखंड से। झारखंड में बस साहिबगंज की पहाड़ियों से होते हुए क्या होती, वो मुड़ जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने जान लिया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। देखिए इधर क्या हो जाएगा, नेपाल, नेपाल से भी बहुत सारी नदियां आती हैं, काली, तीस्ता, गंडक, घग्गर नदी, ये सब प्रवाहित होकर आके कहाँ मिलती हैं, वो गंगा नदी में मिलती हैं। अब अगला हम देख रहे हैं कि गंगा नदी तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यदि आपसे पूछे कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। देखिए गंगा का उद्गम नहीं, गंगा नदियों से मिलकर के बनती है। पहली नदी कौन सी हो जाएगी, भागीरथी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां आकर के मिलती है, वो देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग से गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इतना सबको समझ में आया। अब देखिए एक बार रफली वैसे बना रहे हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा क्या, गंगा यानी गंगोत्री। यहाँ से गंगा नदी निकली, अब यहाँ आती है कहाँ पे, इसके बाद चली जाती है, ज्यादा बड़ा हो गया, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ती है। कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा भागीरथी, ये हो जाएगी भागीरथी, और यहाँ पे हो जाएगी हुगली, और ये पूरी नदी कौन सी है, गंगा। अब देखिए जब गंगा नदी है, ये गंगा नदी, तो अब इतना समझ में सबको आया, जब पिछला हम बनाए थे जो फिगर, उसमें देखिए कि जो गंगा का उद्गम स्थान आप जान लिया। अगर पूछे कि किस प्रयाग से ये निकल रही है, तो किस प्रयाग से निकल रही है, तो देव प्रयाग से। किस ग्लेशियर से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। किस राज्य में सबसे अधिक प्रवाहित होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य में सबसे कम प्रवाहित होती है, तो वो हो जाएगा झारखंड में। और गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। अब अगला देखिए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे देखिए आप बताए थे आपको कि कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास है बोखरचू ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर। उसी आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, आंगसी ग्लेशियर। यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में होती है, तो वो सांगपो के नाम से जानी जाती है। देखिए ये सब है। इसके बाद जब वो ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर वो यहाँ आकर के गिर जाती है कहाँ पे, ये कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र भारत में आके पड़ता है, वही भारत के असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये आंगसी ग्लेशियर कहाँ है, तो चीन के कैलाश पर्वत श्रेणी में है। यहाँ पे देखिए इसका नाम चीन में क्या होता है, तो इसका नाम होता है सांगपो नदी। क्या होता है, सांगपो। तिब्बत में इसका नाम सांगपो। देखिए आप कहिएगा कि चीन भी कह रही है और तिब्बत भी, तो 1959 में कौन कब्जा कर लिया तिब्बत पे, चीन कब्जा कर लिया किस पे। आगे देखिए यहाँ पे कि सांगपो किसको कहेंगे, तो सांगपो जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जब चीन में है यानी तिब्बत में, जिसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही कहाँ पे ये प्रवेश करती है, भारत में। देखिए भारत में ये किस दर्रे से होके, तो यांगयाप दर्रा है। हम आपसे बताए ना कि दर्रा क्या होता है, तो दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच काटकर बनाए गए पतले रास्ते को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो यांगयाप दर्रा किस दर्रे से, यांगयाप।
यांगयाप दर्रे से होकर के प्रवेश कहाँ करती है? भारत में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, इसका नाम क्या पड़ता है? दिबांग नदी। कौन सी नदी? दिबांग नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बहुत महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि जहां जहां ये जैसे मूर्ति है, इसका नाम क्या होते जाता है? अलग अलग होते जाता है। मान लीजिए जैसे ये तिब्बत में होती है, इसके सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जैसे ये आती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तो दो नदी से मिलती है, लोहित और दिबांग नदी से। इस कारण इसका नाम क्या हो जाता है? दिबांग होता है। यहाँ पे दिबांग के नाम जाना जाता है। फिर यहीं पे अगर जब प्रवेश करेगी कहाँ पे? आसाम में। आसाम के सादिया से लेकर धुबरी तक। कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक होता है। आसाम में जब ये प्रवेश करे, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। यदि आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कब होता है, तो जब वह भारत के असम राज्य में आती है तो क्या होता है? ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे असम में सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप कहने से मतलब क्या होता है? जो नदियों के द्वारा द्वीप बन जाए। हम बताएं ना द्वीप क्या होता है, तो द्वीप ऐसा स्थल भाग जो छोटा हो, वो चार तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। मान लीजिए कि ये छोटा सा क्या है? स्थल भाग है, और ये चारों तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, तो वो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। लेकिन यदि ऐसा स्थल भाग जो आकार में बड़ा हो और वो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरे पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप हैं, तो कितने हैं? पहला हो जाएगा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ओशिनिया महाद्वीप। देखिए ओशिनिया महाद्वीप को ही क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें महाद्वीप, हम बताएं ना कि महाद्वीप क्या होता है? यदि स्थल भाग का ऐसा बड़ा आकार जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, वो महाद्वीप होता है। लेकिन वही स्थल का ऐसा छोटा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, देखिए बस आकार का अंतर होता है। यदि वो छोटा है तो वो द्वीप कहलाएगा, यदि वो बड़ा आकार में हो गया तो वो महाद्वीप कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो वही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक नदी द्वीप बनाती है। जैसे नाम से ही तात्पर्य स्पष्ट ये हो रहा है कि नदी द्वीप क्या होता है, तो नदी द्वीप क्या है? कि जो नदियों के द्वारा द्वीप बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? नदी द्वीप कहलाएंगे। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो माजुली नदी द्वीप बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में क्या बनाती है? माजुली नदी द्वीप बनाती है। ये नदी द्वीप है, इसका नाम क्या है? माजुली। और माजुली जो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी ऐसा कोई द्वीप नहीं है जिसको नदी बनाई हो इससे बड़ा नहीं है। तो यदि आपसे पूछे कि माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है, जमुना। और जब यही जो गंगा नदी है ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये पद्मा के नाम से आता है। लेकिन जहां पे ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, ये दोनों नदियां जहां पे मिल जाती हैं, आपसे पूछेगा कि गंगा और जब ब्रह्मपुत्र की जहां पे दोनों धाराएं मिल जाती हैं उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं? हम मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो धाराएं होती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से। देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तो उसको जमुना कहते हैं, और जब गंगा नदी आती है उसको पद्मा कहते हैं, और जहां पे ये दोनों मिल जाती हैं उसको क्या कहेंगे? मेघना कहेंगे। आगे देखिए यहाँ पे ये तो हुआ गंगा नदी का, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में हम चर्चा किए। इसके बाद गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। इसके बाद यदि हम देखेंगे यमुना के बाद हो जाएगा आपका गंगा की सहायक गंडक नदी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी, कोसी नदी हो जाएगी, तीस्ता नदी हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ पे मान लीजिए कि सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आती है। यदि आपसे पूछे कि तीस्ता नदी जल विवाद, क्या तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाएगा, बांग्लादेश।
यदि आपसे पूछे कि सिंधु जल विवाद किस किस के बीच में होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में विवाद है तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया किसका, गंगा के बारे में। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसकी स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना लाई गई थी, 2015 में लाई गई थी। अब यहाँ पे देखिए आगे चल के, सबसे यदि आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली हो जाएगा। माजुली जाएगा। इसके बाद देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या कहते हैं, दिबांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। और इसका नाम असम में क्या हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अब अगला देखिए कि ब्रह्मपुत्र, अब जैसे ये बांग्लादेश में जाती है, कहाँ पे, बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और जैसे ही गंगा और यमुना की संयुक्त धाराएं मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं मिलती हैं, उसको क्या कह देते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई सिंधु नदी की। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों से मतलब देखिए, भारत जो प्रायद्वीप, हम कहना ऐसा स्थल भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा, उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। तो हम प्रायद्वीपीय नदियों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में 2 भागों में भी बांटा गया है। एक पहला क्या है, अरब सागरी नदियां, दूसरा होती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अब उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में 2 प्रकार से उनको बांटा जाता है। पहला क्या होती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी में। इधर देखिए क्या है, अरब सागर। पहली बात देखिए, जो दिशाएं होती हैं, ऊपर क्या है, उत्तर की तरफ हो जाएगी दक्षिण, और इधर पूरब, और इधर पश्चिम। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पूर्ववर्ती अंतिम बिंदु कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बलांगो हो जाएगा। इसके बाद यदि पूछे आपका दक्षिण में, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यदि आपसे पूछे उत्तर में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा जाएगा, तो इंदिरा कौल हो जाएगा, इंदिरा कौल। और यदि पश्चिम में पूछे तो सरक्रिक। सरक्रिक कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और देखिए यदि आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी अंडमान निकोबार में, तो दक्षिणतम में क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट का नया नाम क्या हुआ है, पिग्मेलियन पॉइंट हो गया है। तो देखिए इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा, अरब सागर। क्या है, अरब सागर, अरब सागर। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरेगी उसे बंगाल की खाड़ी वाली नदी कहेंगे। लेकिन नदी है तो वो कहीं गिरेगी ही, मतलब जितना भी पानी है कि समुद्र में जाकर के मिलेगी। और हर छोटी नदी एक बड़ी नदी में क्या होती है, जाकर के मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं वो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी नदी, इसके बाद देखेंगे कावेरी नदी और कृष्णा नदी। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदी होती है वो कौन कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार होती है, भरतपुजा, ये सब कहाँ पे गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आप यहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत, और इसके नीचे कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। और विंध्याचल और सतपुड़ा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसी के बाद में क्या है, यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी। और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। पहली कौन सी हो जाएगी, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। दूसरी हो जाएगी सोन नदी,
जो कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में, यहाँ पे हो जाएगी सोन नदी, सोन नदी। यहाँ पे हो जाएगी नर्मदा नदी, नर्मदा। अब इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है, महानदी। महानदी अमरकंटक से निकलती है, यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये है महानदी, ये है नर्मदा और ये सोन नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में यदि हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दो पहाड़ों के बीच में क्या होती है, बहती है। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है क्या, धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी ही बनाती है। कहाँ पे बनाती है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात। अब यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी। जो गुजरात है, ये गुजरात के दिन पूरा मैप बना दे तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी हो जाएगी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी को अकबर पहली बार देखा था विजय अभियान में। पहली बार क्या देखा था, समुद्र देखा था। वो कौन सी देखा था, खंभात की खाड़ी। इधर क्या है, कच्छ का रण है। अब यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आकर के कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है, तो यदि हम बात करें तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। इसी के नीचे एक है कौन सी नदी, ये सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। ये है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद है ये सतपुड़ा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है, वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के सूरत से खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये ताप्ती नदी है। तो यदि आपसे ये पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती है। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी नदियों में सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी। आगे देखेंगे हम कि यहाँ पे महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, जो नासिक प्याज के लिए बहुत क्या है, फेमस है। नासिक से निकलती है और त्र्यंबकम की पहाड़ी, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, त्र्यंबकम की पहाड़ी है। त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के नीचे ये कौन सी नदी, गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद आता है कौन सी नदी, कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी, तो कृष्णा ये निकलती है ब्रह्मगिरी या पुष्पागिरी से। ब्रह्मगिरी या पुष्पागिरी से निकलती है कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये होते हुए 4 राज्य से होके गुजरती है। पहला क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। ये कहाँ पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब अगली नदी देखिए, महाराष्ट्र से निकलती कौन, ये 2, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जाती है। कौन सी नदी, कावेरी। ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर की चोटी से। देखिए जो भारत प्रायद्वीपी भारत है ना, वो 2 उसके क्या है, पर्वत है। पहला क्या है, घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इधर का हो जाएगा पश्चिमी, क्योंकि दिशा इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, पूरब है। तो पश्चिमी घाट मतलब महाबलेश्वर चोटी। बताया ना कि जो पर्वत की सबसे पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसी को क्या कह देते हैं, चोटी कह देते हैं। तो महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है कौन, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कावेरी, कृष्णा और ब्रह्मगिरी। यहाँ त्र्यंबकम की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। अब यहाँ पे देखिए जो नदियां हो गई, नदियां कुछ हद तक यहाँ पे है महानदी, और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध कैसा है, अब यहाँ पे देखिए जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन जाएगी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और यहाँ पे कौन जाएगी, महानदी। इसके बाद देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है,
तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती है, माही नदी है और एक लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से निकलती है और क्या कच्छ केरल में जाकर के विलीन हो जाती है। अब यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, एक बार नदियों का देखिए पूरा रिवीजन करिए कि जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियों को पढ़ने के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में 3 नदी तंत्र आता है, पहला सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अब इसके बाद देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगी पश्चिमी, पश्चिमी की है महेंद्र महाबलेश्वर। इधर की क्या हो जाएगी? महेंद्रगिरी हो जाएगी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की हो जाएगी और पश्चिमी घाट की क्या हो जाएगी? महाबलेश्वर हो जाएगी। तो पूरी नदियों के एक बार देखा जाए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो कैलाश पर्वत के, मानसरोवर झील के, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद वो चली जाती है पाकिस्तान में। इसके बाद उसकी सहायक 5 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी का सबसे अधिक प्रवाह कहाँ पे होता है? तो गंगा नदी का सबसे अधिक प्रवाह होता है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पे होता है? तो झारखंड में होता है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी या पुष्पागिरी से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है और कावेरी, कावेरी नदी सतत यानी सदा नीरा भी नदी कहा जाता है। सदा नीरा कहने से मतलब क्या है कि हमेशा प्रवाहित होने वाली ये नदी है, क्योंकि इधर देखिए आते हुए मानसून के कारण भी वर्षा से पानी प्राप्त कर लेती है और लौटते हुए मानसून के कारण भी प्रवेश कर लेती है। अगला बताइए कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से है। कावेरी नदी का कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का महाबलेश्वर की चोटी से है। ये जो महाबलेश्वर की चोटी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं से किस नदी का उद्गम होता है? कावेरी नदी का। कावेरी नदी 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से होती है। और यदि बात करें हम गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ियां से निकलती है। इसके बाद वो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, इसके बाद आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो पुष्पागिरी या महेंद्रगिरी झील से निकलती है, यानी पर्वत की श्रृंखला है, वहां से निकलती है। वो 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये थी हमारी क्या नदियों का ये पूरा टॉपिक था। नदियों में यदि आपसे कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। अब अगले बार आएंगे अतुल सर।